हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर को, ठीक है, जो कि डीएसएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर। इससे पहले जो है मैंने कनेक्शंस को पढ़ा रखा है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया है। और इन लास्ट डेज़ में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इन लास्ट डेज़ में जो है जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने भी नेसेसरी चीज़ें हैं, उन्हें ही मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी तरह का अदर जो है टाइम वेस्टिंग चीज़ें नहीं बता रहा। तो आप मेक श्योर करें कि जो है आप जो है उन वीडियोस को देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो जो वीडियोस हैं वो आपको एज अ रिवीजन भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, पहली बार उन्हें हमारी वीडियो मिल रही है, तो वो भी जो है मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमसे जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, तब तो ये जो चैनल है वो आपको सोने पे सुहागा है, क्योंकि हम जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो हमारा चैनल है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंशन मेंबर को। टेंशन मेंबर की अगर बात करें तो ये होता क्या है, तो जो भी ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन पे बेसिकली जो है टेंजाइल फोर्स या फिर जो टेंशन को रेजिस्ट करते हैं, उन्हें ही हम टेंशन मेंबर कहते हैं। ठीक है, और जो टेंशन मेंबर होते हैं ना, ये जो टेंशन मेंबर होते हैं उनमें हम नेट एरिया जो है, नेट एरिया की बात करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका रप्चर होगा या फिर जो भी आपकी ये होगी फेलियर होगी, वो कहाँ से होगी, नेट एरिया से होगी। और अगर हम बात करें कंप्रेशन मेंबर की, तो कंप्रेशन मेंबर में हम ग्रॉस एरिया की बात करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो नेट एरिया जो है, मतलब टेंशन मेंबर में जो है नेट एरिया जो है इफेक्टिव होता है। नेट एरिया इज इफेक्टिव इन टेंशन मेंबर। उसके बाद अगला सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से होना चाहिए था, हाँ यहाँ से। ठीक है, तो नेट एरिया इज इफेक्टिव इन टेंशन मेंबर। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो परमिसिबल स्ट्रेस इज फिक्स्ड 0.6 FY एंड डिज़ाइन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें जो है, इसमें मतलब टेंशन मेंबर की मतलब डिज़ाइन में, डिज़ाइन प्रोसेस में, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको डिज़ाइन करते समय हम जो परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं वो कितना लेते हैं, वो हम 0.6 FY लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में एक टेबल बना के बताया भी था कि हम किन के लिए किस तरह का स्ट्रेस लेते हैं। लाइक एवरेज शियर स्ट्रेस के लिए हम लोग 0.40 FY लेते हैं। क्या बोलते हैं, शियर मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए 0.45 लेते हैं। वहीं पे जो अगर हम बात करें कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके लिए हम 0.66 FY लेते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो वहाँ पे जो है आप मतलब पिछली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इंजीनियरिंग हम पढ़ रहे हैं और इंजीनियरिंग के सभी टॉपिक्स जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से रिलेटेड होती हैं। तो आपको पिछली वीडियोस बहुत हेल्प करेंगी आगे की वीडियोस को समझने में। ठीक है, तो अगर हम बात करें टेंशन मेंबर की, तो ये एक ऐसा मेंबर होता है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो हम परमिसिबल स्ट्रेस लेते हैं वो कितना लेते हैं, 0.6 FY लेते हैं। और डिज़ाइन जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कहीं भी यहाँ वहाँ में नहीं जाना होता। There is no stability problem as case of compression member, but slenderness ratio is limited to safeguard against buckling during transportation and erection. ठीक है, इनमें ठीक है टेंशन मेंबर्स में हम क्या करते हैं, हम जो स्लेंडरनेस रेशियो को जो है फिक्स करके रखते हैं, लिमिटेड करके रखते हैं, जिससे कि जो है हम जो है अपने स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, बकलिंग से सेफ गार्ड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और इरेक्शन करने के समय, है ना। क्योंकि सिलेंडर ऑब्वियसली आपको पता होगा स्लेंडरनेस रेशियो से जो है आपका, अगर स्लेंडरनेस रेशियो ज़्यादा होगा तो जो आपका ये है स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो फेल करेगा, कहीं ना कहीं बकलिंग करेगा, ऑब्वियसली बकल कर जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है अपने स्लेंडरनेस रेशियो को अच्छा खासा प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में। ठीक है, ये किसी अलग मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए जो कि अलग अलग तरह के लोडिंग कंडीशंस में हैं, उनके लिए हम किस तरह का जो है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो दे सकते हैं जिसमें वो सेफ़ हो सकें। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन है अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और अर्थक्वेक। अगर कोई ऐसा टेंशन मेंबर है जिसमें क्या हो रही है, जिसमें रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, बट वो किसी अदर लोड्स की वजह से हो रहा है, क्या बोलते हैं, विंड और अर्थक्वेक की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब अगर किसी टेंशन मेंबर पे विंड और अर्थक्वेक लोड के अलावा अगर कोई और स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में जो हम सबसे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो देंगे वो कितना देंगे, 180 180 देंगे। बहुत ये जो टेबल है ना, ये टेबल आप कह सकते हैं कि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने हैं, 1-2 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। तो अगर आपको 1-2 नंबर प्यारा नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, अगर प्यारा है आपको सिलेक्शन तो फिर इसे याद करने में ही आपकी भलाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला ये है क्या कहते हैं केस है, वो क्या है, अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन अ ब्रासिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ विंड और अर्थक्वेक लोड।
यहाँ पे अदर देन विंड और अर्थक्वेक लोड था, है ना, मतलब विंड और अर्थक्वेक लोड के अलावा, तो हमने 180 लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम विंड और अर्थक्वेक लोड को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम जो है अपने स्लेंडरनेस रेशियो को बढ़ा के कितना कर लेंगे, 350 कर लेंगे। ठीक है, कितना कर लेंगे, 350। इसके बाद अगला केस है, अ टेंशन मेंबर परमानेंटली इन टेंशन एक्सेप्ट प्री टेंशन मेंबर, मतलब कि प्री टेंशन मेंबर के अलावा और अगर कोई ऐसा टेंशन मेंबर है जो हमेशा टेंशन में ही रहता है, तो उसके लिए हम मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो कितना देते हैं, तो कितना देते हैं, 400। ठीक है, कितना, 400। चलिए, इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम जो है अपने नेट सेक्शनल एरिया को निकाल सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो नेट सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला ये होता है, ए नेट रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू पी बाई सिग्मा ए टी, है ना। अगर आपको कोई लोड है, अगर आप कहते हैं कि चलो भैया हमें 100 किलोमीटर का लोड झेलाना है अपने स्ट्रक्चर से, ठीक है, 100 किलोमीटर का लोड झेलाना है, और आप क्या कह रहे हैं, आप 100 किलोमीटर लोड नहीं कहिए, हाँ मतलब कह सकते हैं, हाँ ठीक है, 100 किलोमीटर लोड आपको झेलाना है, और आप क्या कह रहे हैं, आप में जो आपके मटेरियल में जो है जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस आप दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब थोड़ा सा यूनिट है, लेकिन ठीक है, कंसिडर कर लेते हैं, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर mm स्क्वायर ले लीजिए, इसको ज़्यादा बेहतर होगा, 10 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह से जो है इतना आपका टेंसाइल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एरिया रिक्वायर्ड है कि कितना हमें एरिया ए नेट देना चाहिए, ए नेट रिक्वायर्ड कितना हमें देना चाहिए, जिससे कि जो है हमारा जो है जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या हो, सेफ कंडीशन में हो, और इस लोड को क्या कर सके, कैरी कर सके। तो आप क्या करेंगे, 100 किलो न्यूटन है, 100 किलो न्यूटन, और इसको अपॉन कर देंगे डिवाइड, तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि ऑब्वियसली आपको 10 mm स्क्वायर जो है आपको एरिया देना पड़ेगा, नेट एरिया देना पड़ेगा, जिससे कि आप जो है इस लोड को झेल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस फार्मूला को अप्लाई करके आप जो है अपने ए नेट को निकाल सकते हैं कि कितना रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ अगर आपका कोई, अगर जैसा कि मैंने आपको कनेक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि अगर आपका जो है कोई प्लेट है, ठीक है, तो उस प्लेट में अगर आप बात करें कि किस तरह से आप नेट एरिया निकाल सकते हैं, तो क्या होता है, बी माइनस एन डी प्लस S1 का स्क्वायर अपॉन 4G प्लस S2 का स्क्वायर अपॉन 4G प्लस डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज इंटू टी, है ना। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी माइनस एन डी प्लस समेशन एस का स्क्वायर अपॉन 4G, ठीक है, एस का स्क्वायर अपॉन 4G इंटू टी। तो इस तरह से, और मतलब और कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया बात प्लेट की बारे में कि मतलब प्लेट का नेट एरिया कैसा होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेट एरिया ऑफ एंगल सेक्शन, ठीक है, नेट एरिया ऑफ एंगल सेक्शन की, एंगल सेक्शन का हम नेट एरिया कितना निकालते हैं, तो इसे हम दो तरह से निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक में क्या है कि अगर आपका एंगल सेक्शन लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक साइड से कनेक्टेड है, दूसरा साइड हमारा क्या है, हवे में है। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे एंगल सेक्शन की, दूसरे मतलब कंडीशन की, तो दूसरे कंडीशन में क्या है कि हमारा जो है दो एंगल सेक्शंस हैं और दोनों बैक टू बैक क्या हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है, कनेक्टेड है, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें हम कहते हैं डबल एंगल सेक्शन, और इसे हम कहते हैं सिंगल एंगल सेक्शन। ठीक है, ये हो गया सिंगल एंगल सेक्शन। तो ये दो केसेस बनती हैं, सिंगल एंगल सेक्शन और डबल एंगल सेक्शन। इनमें अगर हम बात करें किस तरह से हम नेट एरिया निकालते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए नेट इज इक्वल टू A1 प्लस KA2। ठीक है, A1 प्लस KA2। यहाँ पे A1 क्या है, यहाँ पे जो A1 है वो इसका एरिया है, इस लेग का एरिया है, और A2 क्या है, वो इस लेग का एरिया है। ठीक है, इस लेग का एरिया है, और यहाँ पे ये जो K है वो क्या है, रिडक्शन फैक्टर है ना, रिडक्शन फैक्टर है। अच्छा, यहाँ पे A1 की अगर वैल्यू की बात करें कि हम A1 किस तरह से निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि A1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले A1 इक्वल टू ये जितना आपका लेग का लेंथ दिया है वो L1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे होल है तो हम उसे भी हटाएंगे, माइनस DH, और माइनस T/2। यहाँ से हमने T/2 मतलब ये जो चीज़ है इसे हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हाँ अगर आप पूरा ले लेंगे और यहाँ पे भी पूरा ले लेंगे तो ये जो एरिया है वो डबल बार हो जाएगा, है ना। और उसे डबल बार न करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आधा आधा इसे मान लेते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, L1 माइनस DH माइनस T/2 इंटू टी। इससे हमें A1 का जो है हमें हमारा एरिया मिल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम A2 की वैल्यू की निकालेंगे। A2 इसको क्या होगा, तो L2, और इसमें किसी तरह का होल है नहीं क्योंकि ये हवे में है। ठीक है, तो कनेक्टेड ही नहीं है तो होल कहाँ से होगा। उसके बाद क्या करेंगे, L2 माइनस ये T/2, L2 माइनस T/2 इंटू टी, ये हमारा A2 निकल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम जो है A1 प्लस KA2 कर देंगे। यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, तो K की वैल्यू है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। ये जो है आपका रिडक्शन फैक्टर है किसके लिए, सिंगल एंगल सेक्शन के लिए, है ना।
अब यहीं पे अगर हम बात करें डबल एंगल सेक्शन की ना मेरे भाई, तो डबल एंगल सेक्शन में क्या होता है, डबल एंगल सेक्शन में जो हम के की वैल्यू लेते हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ आप जो है देख के यहाँ पे होल जो है उसको घटा देंगे, है ना, होल वाली वैल्यू को घटा देंगे, यहाँ पे भी होल वाली वैल्यू को घटा देंगे, यहाँ पे t/2 कर लेंगे, यहाँ पे t/2 कर लेंगे, है ना, ये सब चीज़ें तो हम कर लेंगे। के की वैल्यू जो होती है ना यहाँ पे वो चेंज हो जाती है, के की वैल्यू आपको क्या हो जाती है 5a1/5a1 + a2, ये चेंज हो जाती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ वेब, द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ वेब ड्यू टू टेंशन इज कॉल्ड शियर लेग। अगर आपका जो है कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना ऑब्वियसली किसी रबड़ को आपने देखा होगा जब आपने कभी स्ट्रेच किया होगा तो, कि जो रबड़ होते हैं, जैसे आप ले लीजिए कि कोई एक रबड़ था, ठीक है, ये कोई एक रबड़ था, है ना, ये कोई एक रबड़ था, रबड़ मतलब ऐसे इन द सेंस क्या बोलते हैं शीट जैसा है, शीट का रबड़ है। इसमें जो है आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लोड लगा लिया, यहाँ पे आपने टेंशन लगा लिया, यहाँ पे आपने टेंशन लगा लिया, यहाँ पे आपने टेंशन लगा दिया। जब आप टेंशन लगाए ना तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये एरियाज तो बढ़ जा रहा है, ठीक है, ये तो ऐसे हो जा रहा है, बट बीच में कहीं ना कहीं जो ये ऐसे रह जा रहा है और फिर ये जो ऐसे हो जा रहा है, फिर ये भी कुछ ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है ना, वेरिएशन आ रहा है। और ये वेरिएशन किस लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अनयूनिफॉर्म जो है नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग हो रहा है ना, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग हो रहा है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शियर लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, शियर लैग कहते हैं। कहीं ना कहीं जो है इसे जो हम क्या कहते हैं, शियर लैग कहते हैं। यहाँ पे जो है आपके जो इस पॉइंट पे जो क्या बोलते हैं शियर फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट पे जो शियर फोर्स लग रहा है उनमें डिफरेंस होने की वजह से जो है हमें ये चीज़ मतलब ये फेनोमेना देखने को मिलता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शियर लैग कहते हैं। द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ वेब ड्यू टू टेंशन इज कॉल्ड शियर लैग। इट रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टेंशन मेंबर कंपोनेंट दैट इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू गजट प्लेट। और ये बेसिकली कहाँ होता है, ये बेसिकली ऐसे जगह पर होता है जहाँ पे जो आपका मेंबर है वो क्या है, वो गजट प्लेट से कनेक्टेड नहीं है। लाइक देख सकते हैं कि ये जो सिंगल एंगल सेक्शन था ना, ये क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो ठीक है, ये तो जुड़ा हुआ है, बट ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें शियर लैग होने के चांसेस हैं। उसी तरह से आप इस रबड़ में भी देख सकते हैं कि इस रबड़ में देखिए ये वाला जो था फोर्स वाले मेंबर से कनेक्टेड था, ये फोर्स मेंबर से कनेक्टेड थे, ये फोर्स मेंबर से कनेक्टेड था, ये भी फोर्स मेंबर से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ठीक है शियर मिला, बट ये नहीं कनेक्टेड था तो यहाँ पे हमें कम मिला, इसे हम शियर लैग कहते हैं। और ये जो है कुछ न कुछ इस तरह से जो है डेवलप होता है। द अनकनेक्टेड लेग इज नोन आउटस्टैंडिंग लेग, और ये जो अनकनेक्टेड लेग है उसे हम आउटस्टैंड लेग कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस इन डिज़ाइन कि यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस हम कितना लेते हैं। तो मैंने आपको बता रखा था 0.6 FY, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है। और अगर यहाँ पे हम एक बात करें एक अलग एक टर्म की, ठीक है, तो वो क्या है, वो है लग एंगल, है ना। लग एंगल ये क्या होता है ना, ये एक ऐसा छोटा सा एंगल सेक्शन होता है, क्या होता है, एक छोटा सा एंगल सेक्शन होता है जो क्या करता है, जो है हमारे लैग शियर लैग को जो है कम करता है, रिड्यूस करता है, फिर कह सकते हैं कि प्रिवेंट करता है ना। तो लग एंगल की अगर बात करें तो क्या है, इट इज़ अ शॉर्ट लेंथ ऑफ एन एंगल बिटवीन सेक्शन यूज्ड एट अ जॉइंट टू कनेक्ट द आउटस्टैंडिंग लेग ऑफ अ मेंबर बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ जॉइंट। इससे क्या होता है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक क्या कहता है एंगल सेक्शन था, ये गजट प्लेट है, अगर ये आउटस्टैंडिंग लगा ना तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्या करते हैं, छोटा सा जो है आपका लग एंगल भी लगा देते हैं, जिससे कि ये कनेक्टेड हो जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ पे शियर लैग कम आता है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लग एंगल कहते हैं। कनेक्टेड लेग अंडरगोज रप्चर दैट इज इफेक्टिव इन नेट एरिया, और आउटस्टैंडिंग लेग की बात करें तो वो यील्डिंग में जाता है, जो कि ग्रॉस एरिया में जो है बेसिकली क्या बोलते हैं ये होता है। तो कनेक्टेड लेग किस में आता है, कनेक्टेड लेग ऑब्वियसली कनेक्टेड लेग है तो रप्चर में जाएगा, रप्चर किस में होता है, नेट एरिया में होता है। वहीं पे अगर बात करें हम अपने दोस्त किसकी, आउटस्टैंडिंग लेग की, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लेग जो है वो क्या होता है, वो जो है यील्डिंग में जाता है, ग्रॉस, क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रॉस एरिया की बात की जाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। ऑब्वियसली DSS एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर चीज़ जो है, इसमें बहुत सारे कोडल प्रोविजंस हैं, हर चीज़ कोडल प्रोविजन पे बात की गई, तो यहाँ पे जो चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होगा। जितना आप हो सके उतना चीज़ों को समझिए, बाकी चीज़ों को आप याद रखिए, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए, जिससे कि मैं उसे अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालूंगा कि मैं आपको उस क्वेरी को क्या कर सकूँ, रिजॉल्व कर सकूँ, ठीक है। चलिए, ब्लॉक शेयर फेलियर के बारे में मैंने बता दिया है, तो इसे मैं फिर से बताना नहीं चाहता, ठीक है। बहुत अच्छा खासा चैप्टर था, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसके फार्मूलाज को आपको बताया था, किस तरह से याद करना, एक ट्रिक भी बताई थी। तो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला अपने दोस्तों का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है गैंट्री गर्डर। गैंट्री गर्डर की अगर बात करें तो आपने देखा होगा बहुत, अगर आप किसी कंपनी में या फिर किसी इंडस्ट्री में अगर आपने काम किया होगा या फिर कर रहे होंगे, वहाँ पे जो क्रेन होते हैं ना, वहाँ पे आपने क्रेन को देखा होगा, वो क्या करते हैं, अगर कोई हैवी लोड उठाना रहता है तो उस क्रेन को यूज़ करते हैं,
ठीक है, जिसमें एक ऐसे पुली लगा होता है, उस पुली से जो है ऐसे तार निकल के ऐसे हुक लगा होता है, और ये जो है ये भी मूवेबल होता है, और ये भी कहीं ना कहीं आगे पीछे मूवेबल होता है। एक रिमोट होती है, लगी होती है यहाँ से, ठीक है, आपने देखा होगा। तो क्या हो ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गैंट्री गर्डर कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे बेसिकली 3 तरह के लोड लगते हैं इसमें। पहला है ग्रेविटी लोड, ठीक है। ग्रेविटी लोड में हम क्या करते हैं, तो ग्रेविटी लोड में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वेट और जो लोड वो उठा रहा है वर्टिकली, उसे हम कंसिडर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी लोड। अब हम बात करें अगर लैटरल थ्रस्ट की, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो इसे हम क्रैब कहते हैं, ये जो पोर्शन है इसे हम क्रैब कहते हैं, केकड़े की तरह है तो क्रैब कहते हैं। ये जो क्रैब वाला पोर्शन है ना, जब ये मूव करता है ना, तो यहाँ पे लैटरल थ्रस्ट लगता है। तो ये बात यहाँ पे बताइए कि सर, इसे हम सर्ज लोड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्ज लोड भी कहते हैं। और ड्यू टू क्रैब एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, इसे ये जो है डेवलप होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट की। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो वैल्यू है ना, मतलब ये जो गैंट्री गर्डर है वो खुद भी आगे पीछे हो पाती है एक रेल पे, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इसे आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है। और इस लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट की वजह से जो थ्रस्ट डेवलप होता है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे ओवरऑल टेंशन मेंबर की। टेंशन मेंबर में इतना ही है, बहुत ऐसा चीज़ें नहीं है, बट जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करके रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंप्रेशन मेंबर के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, कंप्रेशन मेंबर के बारे में। चलिए, इसके बाद देखिए, कंप्रेशन मेंबर में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेसिकली हमारे, अगर आप बात करें PYQ में, तो PYQ अगर आपने सॉल्व किया होगा, और जो मैं आपको कहूँगा कि आपको करना चाहिए इस समय, अगर अभी आप तक नहीं किया है आपने, तो इसमें आपने देखा होगा कि द प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर ऑफ अ क्रेन इज कॉल्ड बूम। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जो है हमारा जो क्रेन होता है ना, उसका जो प्रिंसिपल मेंबर होता है, प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर, वो कौन होता है, तो उसे हम बूम कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नोट एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक फैक्चुअल पॉइंट है या फिर एक नोट है, ठीक है, जिसे आपको याद रखना है। तो वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को फेस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की। तो मेरे भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला आपको इफेक्टिव लेंथ के बारे में, क्योंकि इसे जो है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बता चुका हूँ। एक बार मैंने आपको 100 में बताया था, इसके पहले मैंने आपको RCC में बताया था। तो मैं ये आपसे आशा रखता हूँ कि आपने उन चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एक बार, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जो है उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। जो कॉलम वाला चैप्टर था वहाँ पे आप जाके जो है आराम से इस चीज़ों को जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बिल्कुल भी किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ना मेरा ना आपका, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। तो हमें जो है इन टाइम्स को जो है अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है। जो चीज़ें नहीं आती उन चीज़ों को सीखने में करना है, जो चीज़ें सीख ली है उन्हें रिविज़न करने में करना है, ना कि बल्कि मतलब इस तरह के रिपीटेड चीज़ें करने में, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्लेंडरनेस रेशियो की, तो ये भी मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है। स्लेंडरनेस रेशियो की फॉर्मूला की अगर बात करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू L इफेक्टिव अपॉन K मिनिमम। इसके बारे में भी ज़्यादा मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली आप जो है इससे बहुत पहले ही क्या हो चुके हैं, इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा क्या, एक टेबल के बारे में। जिस तरह से हमने टेंशन मेंबर में टेबल पढ़ा कि हाँ किस किस कंडीशन में, किस किस अलग अलग कंडीशन में जो है टेंशन मेंबर की जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो हम कितना रखते हैं, उसी तरह से कंप्रेशन मेंबर में भी है कि अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में हम जो है अपने स्लेंडरनेस रेशियो को कितना रखें, जिससे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या हो, सेफ हो, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज लोड। मतलब कोई अगर ऐसा मेंबर है जो कि जिस पे सिर्फ और सिर्फ डेड लोड और इम्पोज लोड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको टेंशन मेंबर में बताया था ना कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जिन पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा हो, डेड लोड और इम्पोज लोड लग रहा हो, अलावा किसके, अलावा अर्थक्वेक लोड और विंड लोड के। यानी कि अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पे अर्थक्वेक लोड और विंड लोड नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसका स्लेंडरनेस रेशियो कितना लेंगे, तो आप उसको कितना लेंगे, 180 लेंगे। पहले भी यही था और इस समय भी यही है, तो इसको आपको याद रखना है। 180 कॉमन है, ठीक है, 180 कॉमन है, तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला केस क्या है, अगला केस है अ स्ट्रट कनेक्टेड बाय सिंगल रिवेट एट ईच एंड। ये चीज़ जो है, ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो केस है, ये बेसिकली आप जब कॉलम पढ़ेंगे तो कॉलम में जो लेसिंग होता है ना, मैं आगे बताऊंगा, ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा, बट यहाँ पे मैं एक इंट्रो दे देता हूँ आपको कि लेसिंग क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं, अब देखिए बिल्टअप सेक्शन क्या होता है। बिल्टअप सेक्शन जब आप देखते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका एरिया कुछ मतलब रैंडमली कुछ एरिया, मान लीजिए x आ रहा है, ठीक है, x एरिया आ रहा है। तो जब x एरिया आ रहा है और आपके पास जो भी सेक्शंस अवेलेबल हैं
या मतलब इंडिपेंडेंट या फिर इंडिविजुअल जो सेक्शंस है उनका एरिया जो है कहीं ना कहीं एक्स से बहुत ज़्यादा है या फिर एक्स से कहीं ना कहीं कम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है बिल्टअप कॉलम बनाते हैं। क्या करते हैं, बिल्टअप कॉलम बनाते हैं, फिर बिल्टअप सेक्शन बनाते हैं, जिसमें जो है हम 2 या 2 से अलग अलग मतलब 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल सेक्शंस को जोड़कर मिलाकर एक मतलब सिस्टम या फिर एक सेक्शन बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बिल्टअप सेक्शन कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें किसी बिल्टअप सेक्शन की, तो उस बिल्टअप सेक्शन को जब हम क्या करते हैं, जब हम इस तरह से इंक्लाइंड मेंबर्स से, ठीक है, इंक्लाइंड मेंबर्स या फिर इंक्लाइंड ब्रेसेस से हम जोड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लेसिंग कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम डिस्कशन करने वाले हैं। पूरा एक अच्छा खासा टेबल है इसके लिए, तो थोड़ा सा इसको हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये जो मेंबर्स हैं ना, ये जो क्या कहते हैं मेंबर्स हैं, इन्हें अगर हम इसे हम एज ए स्ट्रट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है कंप्रेशन में यूज़ हो रहे हैं, और स्ट्रट होता ही क्या है, ये स्ट्रट तो बेसिकली एक इंक्लाइंड स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सियली कंप्रेसिव लोड को झेलता है। इसे आपको याद रखना है कि स्ट्रट क्या होता है। स्ट्रट जो होता है एक परपेंडिकुलर या फिर एक इंक्लाइंड स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो कि कंप्रेसिव लोड को सब्जेक्टेड होता है, कंप्रेसिव लोड को झेलता है। तो इसे हम एज ए स्ट्रट देख सकते हैं। और इसके ही बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि यह स्ट्रट कनेक्टेड बाय सिंगल रिवेट एट ईच एंड। अगर ये दोनों तरफ से एक सिंगल रिवेट से जुड़ा हुआ है तो इसका हम स्लैंडरनेस रेशियो कितना लेंगे, ऑब्वियसली कितना लेंगे, 180। ठीक है, इसके बाद अ मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स रिजल्टिंग फ्रॉम विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। ठीक है, देखिए टेंशन मेंबर में भी था, कंप्रेशन मेंबर में भी है कि अर्थक्वेक लोड और विंड लोड के लगने की वजह से हम स्लैंडरनेस रेशियो कितना लेते हैं। तो पिछली बार हमने कितना लिया था, पिछली बार हमने 350 लिया था। कितना लिया था, 350, है ना, टेंशन मेंबर के लिए 350 लिया था। यहाँ पे हम कितना लेंगे, यहाँ पे हम 250 लेंगे। कितना लेंगे, 250, है ना, 250 लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम अगेंस्ट लैटरल टॉर्जनल बकलिंग, है ना, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम अगेंस्ट लैटरल टॉर्जनल बकलिंग। तो इसके लिए हम कितना लेंगे, इसके लिए हम 300 लेंगे। तो आई होप कि ये टेबल्स जो हैं वो आपको याद होंगे। मैं आपको एक जो अगर रिकमेंडेशन दूँ या फिर एक सजेशन दूँ तो उस सजेशन में यही रहेगा कि आप इस टेबल को और उस वाले जो पिछले वाला टेबल है उन दोनों टेबल्स को क्या करिए, एक साथ बना लीजिए और उन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको अपने एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर नहीं पाने तो ठीक है, आप भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें, आपको एक एक नंबर का लाभ उठा सकें, एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें, तो अब ये टेबल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप ज़रूर से अप्रोच करें, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो नो मैटर कि आप कौन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी JEE का एग्ज़ाम दें। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारा, फॉर प्रिवेंशन ऑफ लोकल बकलिंग ऑफ फ्लेंज और वेब। अगर किसी भी मेंबर के फ्लेंज और वेब जो हैं उनके अगर लोकल बकलिंग को हमें रोकना है, ठीक है, लोकल फेलियर से उन्हें बचाना है, तो हमको जो है कौन सा हम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये वाला फार्मूला FCR इक्वल्स टू K पाई स्क्वायर E अपॉन 12 1 माइनस म्यू का स्क्वायर B बाई टी का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा, अगर मैं इसे मतलब मैं किस तरह से इसे याद रखता हूँ अगर मैं बात करूँ तो FCR इक्वल्स टू पाई स्क्वायर के ई 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर B बाई टी का होल स्क्वायर। मतलब मैं ऐसे याद रखता हूँ, B बाई टी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप जो है फार्मूला को याद रख सकते हैं। ऑब्वियसली मैटर ये करता है कि फार्मूला आपको याद रहता है कि नहीं रहता है, और आप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। याद आपको जैसा मन करे आप वैसा कर सकते हैं, ट्रिक बना के यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई अदर मेथड से, बट इस तरह से याद करेंगे तो थोड़ा रिदम में बैठता है ना फार्मूला, तो जल्दी याद होता है। पाई स्क्वायर के 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर B बाई टी का होल स्क्वायर या फिर B बाई टी स्क्वायर, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कोई आई सेक्शन है, ठीक है, ये कोई आई सेक्शन है। तो ये जो फ्लेंज में देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि आउटस्टैंडिंग लेग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग लेग या फिर आउटस्टैंडिंग साइड वो साइड होता है जो कि हवा में होता है ना, जो कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये इतना लेंथ जो है, ये जो इतना लेंथ है, ये भी तो एक तरह से आउटस्टैंडिंग है ना, ये भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे बात की है कि ये जो फ्लेंज का ये आपने ये दिया है आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग के बारे में कि इसका स्लैंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए, इसका मैक्सिमम हम कितना देख सकते हैं। अगर इसका थिकनेस कितना है, TF है, अगर इसका विड्थ B है, ठीक है, फ्लेंज का अगर विड्थ कितना है आपने B रखा है, सिर्फ एक साइड के फ्लेंज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर B है तो अगर हम बात करें इसके स्लैंडरनेस रेशियो की या फिर इसके रेशियो की, तो कितना होता है B बाई TF जो है वो आपका कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16 टाइम्स से। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि B जो है वो किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं होना चाहिए 16 टाइम्स ऑफ TF के, है ना। जो आपका थिकनेस ऑफ फ्लेंज है अगर आप उसका 16 गुना करेंगे तो उससे ज़्यादा आपका वैल्यू नहीं होना चाहिए B का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपको लोकल बकलिंग से बचाता है। ये जो आपने ये जो मतलब ये पढ़ा ना, क्या कहते हैं, कंडीशन या फिर ये जो
ये आप कह सकते हैं कि एक केस है। इस केस में बताया गया कि किस तरह से हम जो अपने फ्लेंज के लोकल बकलिंग को बचा सकते हैं। अब अगर हम बात करें वेब की, तो जो आपका DW/TW का जो रेशियो है, ठीक है, DW/TW का जो रेशियो वो किसी भी हालत में क्या होना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला की। किसकी? रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला की। रैंकाइन मर्चेंट फार्मूला की अगर बात करें तो ये क्या है, सिग्मा AC = 0.6 FCC FY अपॉन FCC पे पावर n प्लस FY पे पावर n का होल पावर 1/n, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा है बट याद करना मतलब ज़रूरी है आपके लिए। क्या? 0.6 FCC FY अपॉन FCC पे पावर n प्लस FY पे पावर n पे होल पावर 1/n, है ना। इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ पे FCC क्या है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें FCC की, तो ये क्या है, पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, पाई स्क्वायर E अपॉन लैम्डा का स्क्वायर, फिर कह सकते हैं कि पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू E, ठीक है। अब देखिए ये तो चीज़ हो गई। यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है वो एक फैक्टर है, फिर आप कह सकते हैं कि एक कोएफिशिएंट है जिसका वैल्यू हम बेसिकली कितना लेते हैं, 1.4 लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिज़ाइन रिकमेंडेशंस ऑफ फॉर टैक रिवेट के। टैक रिवेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कुछ ऐसे रिवेट्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो है किसी भी तरह के लोड्स को तो नहीं कैरी करती, है ना, लोड्स को कैरी नहीं करती, बट हमारे कनेक्शंस को और एफिशिएंट बनाती हैं, और इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अगर बात करें स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बिटवीन टैक रिवेटिंग शुड बी सच दैट लैम्डा शुड नॉट बी ग्रेटर देन 14 और लैम्डा शुड बी लेस देन 0.6 ऑफ होल सेक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने क्या किया है, टैक रिवेट यूज़ किया है, तो उस टैक रिवेट में अगर आपने 2 टैक रिवेट की बात करें, मतलब 2 टैक रिवेट कॉन्सिक्यूटिव जो है, इन 2 टैक रिवेट्स के बीच में जो सेक्शन आ रहा है ना, जो सेक्शन आ रहा है, अगर इसकी स्लेंडरनेस रेशियो के निकालें सिर्फ इतने पोर्शन की, तो इसकी इतने पोर्शन की जो आपकी स्लेंडरनेस रेशियो होनी चाहिए वो किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी हालत में जो है 40 से छोटा ही होना चाहिए, 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए। या फिर एक और बात ये है, या फिर ये जो है छोटा होना चाहिए किसके, 0.6 ऑफ होल सेक्शन लैम्डा के, यानी कि जो होल सेक्शन है, पूरा जो सेक्शन है उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसके 0.6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है, 2 rows of tack rivets are provided if length of leg angle L is greater than 12.5, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, मतलब अगर आप एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एंगल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो किस कंडीशन में आप जो है टैक रिवेट्स के 2 रोज़ को यूज़ करेंगे, तो ये तब आप कर सकते हैं जब जो है एंगल सेक्शन का जो लेंथ है ना, कोई एक लेंथ जो कनेक्टेड है वो क्या हो, वो जो है 125 mm से ज़्यादा हो, तब जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें किसी चैनल सेक्शन की, कि भैया चैनल सेक्शन है और उसमें हम जो है टैक रिवेटिंग का यूज़ कर रहे हैं, तो टैक रिवेटिंग के उस कंडीशन में आपका जो डेप्थ होना चाहिए, जो आपका डेप्थ होना चाहिए चैनल सेक्शन का, वो क्या होना चाहिए, वो जो है किसी भी हालत में 150 mm से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, मतलब 150 mm से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप 2 रो यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो 125 हो गया एंगल सेक्शन के लिए और चैनल सेक्शन के लिए 150 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं लेसिंग और बैटन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। लेसिंग और बैटन की अगर बात करें तो देख सकते हैं लेसिंग में क्या होता है, हम इंक्लाइन मेंबर्स का यूज़ करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। बैटन की बात करें तो बैटन में हम क्या करते हैं, हम जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल मेंबर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स का यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लैट्स का। अच्छा, अब देखिए इसको जो है मैंने टेबल से आपको रिप्रेजेंट किया है, टेबल से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा जगह भी लगता है और मतलब थोड़ा सा समझने में भी ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एक चीज़ याद है तो एक चीज़ भूल गया। इस तरह से जो है दोनों चीज़ें आपके सामने होंगी तो आप जो है दोनों में अंतर को तुरंत देख पाएंगे, है ना। तो अगर हम बात करें इफेक्टिव लेसिंग और बैटन के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेसिंग की। तो लेसिंग में आप देखिए ना, द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो of local column shall be considered 1.05 times the actual maximum slenderness ratio due to shear deformation act। मतलब कि जो आपका मतलब पहला जो लैम्डा आया था, ठीक है, एक्चुअली जो लैम्डा आया था ना वो मान लीजिए कि x आया था, तो अब आप क्या करेंगे, जब आप लेसिंग किए हैं उसमें, तो लेसिंग करने की वजह से इसमें आप जो आप लैम्डा कंसिडर करेंगे वो कितना करेंगे, 1.05x करेंगे, ठीक है, 5% जो है वैल्यू बढ़ जाएगी। यही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया, देखिए, इन लेसिंग लेंथ ऑफ कॉलम इज इंक्रीज बाय 5% ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम। सेम चीज़, मतलब थोड़ा सा अलग बात है लेकिन ठीक है, लगभग वही चीज़ है। उसके बाद क्या है, डिज़ाइन टू रेजिस्ट ट्रांसवर्स शियर्स
shear force VT at any point in member which is equals to at least 2.5% of actual shear force। यानी कि ये जो हमारा लेसिंग होता है ना, ये भी लोड्स को कैरी करता है, और ये जो लोड की वैल्यू होती है ना, वो हम कितना लेते हैं, वो हम लेते हैं 2.5% ऑफ एक्चुअल फोर्स। मतलब जितना फोर्स उस पर आ रहा है ना, मान लीजिए अगर किसी कॉलम पे अप्रॉक्सीमेटली क्या कह सकते हैं आपकी 10 किलोमीटर का लोड, 10 नहीं है 100 करो, 100 किलोमीटर का लोड जो है आ रहा है, ठीक है, 100 किलोमीटर का लोड आ रहा है, तो जो है जो हमारा लेसिंग होगा ना, वो कितना स्ट्रेच झेलेगा, वो जो इसमें से 2.5 किलोमीटर का लोड है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा लेसिंग ये करेगा, बियर करेगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, इसके लिए हम इसे डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद इफ़ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग ऑल्सो, अगर बेंडिंग में भी है मतलब कॉलम में अगर बेंडिंग भी आ रही है, तब जो ये वेटी की वैल्यू होगी ना, वो बेंडिंग शेयर प्लस 2.5% ऑफ कॉलम फोर्स के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आपकी सिंगल लेसिंग है, सिंगल लेसिंग इन द सेंस ऑफ कि यहाँ पे देखिए डबल लेसिंग को मैंने रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से आपने किया ही है, हाँ, तो इसे हम सिंगल लेसिंग कहेंगे। लेकिन अब आपने यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे भी जोड़ दिया, तो ये डबल लेसिंग कहलाता है। तो अगर आपने सिंगल लेसिंग कर रखा है ना मेरे भाई, तो वहाँ पे जो हम इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, ठीक है, जो हमारा लेसिंग का इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, वो हम कितना लेते हैं, वो हम एल इफेक्टिव इक्वल टू एल ले लेते हैं। मतलब कि ये जो लेसिंग जो है, ये आपने ये जो लेसिंग किया है, अगर इसकी बात करें, इसकी एल इफेक्टिव हम कितनी लेते हैं, इसकी एल इफेक्टिव हम एल के बराबर ही ले लेते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपने डबल लेसिंग यूज़ किया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में जो हम अपना एल इफेक्टिव लेते हैं, वो कितना लेते हैं, 0.7 टाइम्स ऑफ एल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है द स्लैंडरनेस रेशियो फॉर लेसिंग बार शैल नॉट एक्सीड 145। और जो ये मतलब लेसिंग बार्स जो है, ठीक है, जो मतलब हम यूज़ कर रहे हैं, इनमें जो स्लैंडरनेस रेशियो है वो क्या होना चाहिए, किसी भी हालत में 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और थीटा शुड बी बिटवीन 40 से 70 डिग्री, ये जो एंगल है वो 40 से 70 के बीच में होना चाहिए, इससे ना ज़्यादा इससे ना मतलब इससे ना ज़्यादा इससे ना कम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अपने बैटन की, तो ये आपने लेसिंग के बारे में तो पढ़ ही लिया। बैटन की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो हम इफेक्टिव लेंथ यूज़ करते हैं, वो हम 10% से बढ़ा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1.10 कर लेते हैं, है ना, 10% से बढ़ा रहे हैं। जबकि हम क्या करते थे, यहाँ पे लेसिंग में हम 5% बढ़ा देते, बैटन में हम 10% बढ़ा रहे हैं। उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स इज इक्वल टू 4। ऑब्वियसली मिनिमम नंबर की अगर बात करें, तो हम इसमें जो कोई भी अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप बैटन की यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है कम से कम आपको 4 बैटन्स देने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि उन 4 में से जो है 2 जो होंगे वो आपके एंड बैटन्स होंगे, और जो 2 बच जा रहे हैं बीच में, उन्हें हम इंटरमीडिएट बैटन कहेंगे। तो 4 जो है मिनिमम हमें देना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है कि C/R मिनिमम शुड बी लेस देन 50 और 0.7 लैम्डा ऑफ होल सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है आपके 2 बैटन्स के बीच में कितना सेंटरिंग है, कितना सेंटर है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है कितना, C। तो C/R मिनिमम मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम स्लैंडरनेस रेशियो जैसा ही कुछ चीज़ है। तो C/R मिनिमम जो है वो किसी भी हालत में 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। और या फिर आप कह सकते हैं कि 0.7 ऑफ होल सेक्शन ऑफ लैम्डा, इसके कम होना चाहिए। तो इन दोनों की बात की गई। और ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन न सिर्फ बैटन्स के लिए है, बल्कि साथ ही साथ किसके लिए भी है, लेसिंग के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 7वां पॉइंट यही है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जो आप थिकनेस ऑफ बैटन लेंगे, जो भी आप बैटन ले रहे हैं उसका थिकनेस कितना लेंगे, जो उसका थिकनेस होगा ना, वो किसी भी हाल में जो है 1/50 ऑफ C के कम, मतलब C से कम नहीं होना चाहिए। जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है C, उसके 1/15 से जो 1/50 मतलब 1/50 भाग से जो है कम नहीं होना चाहिए इसका थिकनेस, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, थिकनेस ऑफ बैटन शुड नॉट बी लेस देन 1/50 ऑफ C। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट है यहाँ पे लेसिंग के लिए, वो क्या है, द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार। जो भी आप लेसिंग बार ले रहे हैं, उसका जो मिनिमम विड्थ लेंगे ना, वो क्या होगा, वो जो डाया होल आप बनाने वाले हैं रिवेट का, या फिर डाया ऑफ रिवेट जो होगा, उसके 3 गुना लेते हैं। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, कि जो आप जो है मिनिमम विड्थ लेंगे अपने लेसिंग बार का, वो कितना लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ रिवेट लेंगे। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद मतलब इतना ही था, लेसिंग और बैटन तो इतने में ख़त्म हो गए, ठीक है। बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इतने में आपसे एग्ज़ाम के सारे सवाल हल हो जाएंगे। अब अगर हम बात करें स्प्लाइसेस की, तो स्प्लाइसेस क्या होता है, तो जब भी कोई ऐसा मतलब अब मान लीजिए कि आपको जो है 20 मीटर का जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना है, और ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग में अगर कोई भी सेक्शन आता है तो उसे हम बेसिकली 13 मीटर से ज़्यादा लेंथ के लिए नहीं करते, मतलब 13 मीटर तक ही आता है मैक्सिमम लेंथ। तो 13 मीटर का है, तो यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा ना, इस लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग जो है स्प्लाइसिंग करते हैं, है ना। इसलिए हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं। तो स्प्लाइसिंग भी 3 तरह से होती है, एक होता है कॉलम स्प्लाइसेस, एक होता है फ्लेंज स्प्लाइसेस, और एक होता है वेब स्प्लाइसेस।
अगर हम बात करें कॉलम स्प्लाइसेस की, इसमें हम क्या करते हैं, तो इसे हम टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया। उसके बाद अ स्प्लाइस प्लेट शुड बी लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर ऑफ द कॉलम। कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे, मतलब कोई ऐसा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हो, उस पे ही हम जो है कॉलम स्प्लाइसेस को देते हैं। मतलब अगर आपको कॉलम स्प्लाइसेस देना है तो आप सबसे पहले चेक आउट करेंगे कि आपके जो कॉलम है वहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ पे है, वहाँ पे जो है आप उसको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे जो है आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है, 0 से होकर गुजरता है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉलम स्प्लाइसेस आर लोकेटेड जस्ट अबव द फ्लोर बीम कनेक्शन यूजुअली 2 to 3 फीट अबव द फ्लोर, ठीक है, 2 to 3 फीट अबव देते हैं हम लोग फ्लोर के। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लेंज स्प्लाइसेस की। तो जो फ्लेंज स्प्लाइसेस होती है ना, उन्हें हम लोग डिज़ाइन करते हैं एक्सियल फोर्स के लिए, ठीक है, जो भी हमारे एक्सियल फोर्स आएंगे उनके लिए हम इसे डिज़ाइन करते हैं फ्लेंज स्प्लाइसेस की। अगर हम बात करें वेब स्प्लाइसेस की, तो जो वेब स्प्लाइसेस होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं या फिर डिज़ाइन करते हैं शियर और बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। तो इतने ही चीज़ें थी आपके कंप्रेशन मेंबर में। आपने जो है आज टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर को कंप्लीट कर लिया, और आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऑब्वियसली आपके कमेंट और आपके जो लाइक्स होते हैं उनसे ही जो है कहीं ना कहीं जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, साथ ही साथ वीडियो को एक अच्छी रीच भी मिलती है। तो मेक श्योर करें कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी भी तरह का सजेशन है या फिर किसी भी तरह का क्वेरी है तो उसे कमेंट करें। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।